तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में कॉस्ट शीट चैप्टर अपना चल रहा था। तो वैसे तो हमें फॉर्मेट भी याद हो गया है ऑलमोस्ट, और हमें क्वेश्चंस भी समझ में आ रहे हैं कि एग्जाम्स में कैसे आते हैं। तो पर इसमें क्या है, कभी कभी कुछ स्पेशल आइटम आ जाते हैं, और उस स्पेशल आइटम का एग्जाम्पल ही था जीएसटी। तो एक बार हेडिंग डाल लीजिए, ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी। ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी। treatment of GST in cost sheet. treatment of GST. treatment of GST in cost sheet. कॉस्ट शीट में जीएसटी का क्या ट्रीटमेंट करना है। तो फर्स्ट बुलेट लिखेंगे, if the manufacturer is a unregistered dealer slash composition dealer. If the manufacturer is an unregistered dealer slash composition dealer, then GST paid, will always be added. GST paid will always be added to the cost of raw material. GST paid will always be added to the cost of raw material. ये समझते हो आप लोग, अनरजिस्टर्ड डीलर या कॉम्पोजिशन डीलर कौन होता है? ये जिसका जीएसटी नंबर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग सब ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है क्या अपना? नहीं। तो आप लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, और मान लो आप कुछ खरीद के लाते हो, तो कुछ खरीद के लाओगे तो उस पर जीएसटी पे किया, तो क्या उसको आप उसकी कॉस्ट में ऐड करोगे या उसका कोई इनपुट क्रेडिट लेने जाओगे? कॉस्ट में ऐड करेंगे। इनपुट क्रेडिट कैसे मिलेगा आपको? आप जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हो। भाई जो बेचने वाला है वो आपसे पूछेगा आपका जीएसटी नंबर है क्या आपके पास, तो आप बोलोगे हमारे पास तो है ही नहीं, तो फिर उस केस में आपको इनपुट नहीं मिलता। अच्छा, ऐसे ही कॉम्पोजिशन डीलर कौन होते हैं? कॉम्पोजिशन डीलर कौन होते हैं, एनी आइडिया? जीएसटी में एक स्कीम है कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है पूरे साल में, तो आपको स्मॉल डीलर बोला जाता है। और स्मॉल डीलर जो है ना, उसको ज्यादा रिकॉर्ड वगैरह नहीं रखने पड़ते, और उसको जीएसटी अपने पास से पे करना पड़ता है। वो फिर कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकता, ठीक है? कस्टमर से चार्ज नहीं करेगा, उसको जीएसटी अपने पास से ही खुद पे करना पड़ता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिशन डीलर। क्या बोलेंगे उसे? कॉम्पोजिशन डीलर। जिसका टर्नओवर कम है और वो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता, तो फिर उसको कॉम्पोजिशन डीलर बोला जाता है। उसको भी इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता, और अगर उसको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा तो उसको भी कॉस्ट में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो अब आप बोलोगे सर कॉम्पोजिशन डीलर को थोड़ा और इलेबोरेट करो, तो क्या है, वो इलेबोरेशन का काम आपको जीएसटी सब्जेक्ट में कराया जाएगा, है ना? जीएसटी में आपको और अच्छे से समझाया जाएगा कि नॉर्मल कौन होता है और कॉम्पोजिशन कौन होता है।
अभी कॉस्टिंग में सिर्फ इतना सीखना है कि अगर कॉम्पोजिशन लिखा हुआ आ गया तो फिर उसको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता और इसलिए वो कॉस्ट में ऐड कर लेगा। ठीक है, तो अनरजिस्टर्ड या कॉम्पोजिशन वर्ड लिखा आ जाए तो आपको जीएसटी को ऐड कर लेना। पर if the manufacturer is a registered dealer slash normal dealer, composition वाला नहीं है, normal वाला है। तो if the manufacturer is a registered dealer or normal dealer, comma, then input tax credit is available to the dealer, then input tax credit is available to the dealer, comma, then GST paid will not be added. GST paid will not be added to the cost of raw material. Then GST paid will not be added to the cost of raw material. तो फिर अगर वो रजिस्टर्ड डीलर है या बोले नॉर्मल डीलर है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, जिसको हम शॉर्ट में आईटीसी बोल रहे थे, और आईटीसी अगर मिल जाता है तो फिर जीएसटी ऐड नहीं करते। ठीक है, ये तो समरी में बात हुई। बाकी मैं फिर भी थोड़ा सा और समझा देता हूँ। लास्ट डे हम डिस्कस भी कर रहे थे कि जीएसटी का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो मान लीजिए एक ए है, एक बी है और एक सी है और एक डी है ना। उस दिन के एग्जाम्पल को रिपीट कर रहा हूं विथ न्यू फिगर्स। तो ए बी सी डी में ए कौन था? मैन्युफैक्चरर। और बी कौन था? होलसेलर। और सी कौन है? रिटेलर। और डी कौन है? कंज्यूमर, कस्टमर, है ना, फाइनल कंज्यूमर। जो आगे फिर सेल नहीं करता उसको कंज्यूमर बोलते हैं। तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? एक गुड्स बनाया और मान लीजिए उसने 1000 रुपीज के गुड्स बनाए और उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ दिया। तो ज्यादा नहीं, मान लीजिए 200 रुपए का ही प्रॉफिट जोड़ा। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है? 1200। तो वो बी को जब बेचेगा तो क्या बी से 1200 रुपए लेगा? हाँ, जीएसटी लगाएगा, है ना। अगर रजिस्टर्ड है तो, अनरजिस्टर्ड है तो कहेगा जीएसटी। ठीक है, तो रजिस्टर्ड है तो फिर वो जीएसटी लगाएगा। जीएसटी लगाएगा स्टूडेंट्स, मान लीजिए 10%। तो कितना होगा? 120 होएगा। और 120 होगा तो इनवॉइस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1320। बिल फाइनल बन के आएगा, लास्ट में 1320 लिखा होगा। तो मतलब बी कितना पे करेगा? 1320। उसमें से ए कितना रखेगा अपने पास? 1200। और बाकी का गवर्नमेंट को क्या कर देगा? डिपॉजिट करा देगा कि 120 रुपए मैंने कस्टमर से लिए मेरे, तो उससे वो 120 का टैक्स मैं तो नहीं रख सकता, वो तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को जमा करा देगा। इसी को हम लोग उस दिन नाम दे रहे थे आउटपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं इसे? आउटपुट जीएसटी। जब आप कुछ बेच रहे हो और उस पे अगर जीएसटी ले रहे हो तो वो क्या बन जाता है? आउटपुट जीएसटी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं तो अगर आपसे फीस लेते हैं तो उस पे जीएसटी लगा देते हैं, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? आउटपुट जीएसटी, क्योंकि हम आपको सेल कर रहे हैं और सेल पे जीएसटी लगने वाला आउटपुट जीएसटी होता है। फिर उसके बाद बी बताओ अपनी कॉस्ट कितनी माने? 1200। बी अपनी कॉस्ट 1320 नहीं मानेगा। अगर 1320 मान लिया तो ये कौन सा एरा बन जाएगा? सेल्स टैक्स वाला एरा बन जाएगा।
जब सेल्स टैक्स लगता था तो ऐसे ही होता था कि पूरे 1320 को ही कॉस्ट मान लेते थे, पर जीएसटी में ऐसा नहीं होता। जीएसटी में तो कॉस्ट कितनी मानते हैं, 1200 ही मानते हैं। और फिर ये होलसेलर है तो इसने भी अपना प्रॉफिट ऐड किया, मान लीजिए ज्यादा नहीं 200 रुपए का ही प्रॉफिट इसने भी ऐड कर दिया, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 1400। अच्छा, क्या बी जीएसटी ऑलरेडी पे कर चुका है, बोलिए। बी ऑलरेडी जीएसटी पे कर चुका है खरीदने में, तो उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। क्या बन जाएगा वो, इनपुट जीएसटी। तो उसके लिए वो इनपुट जीएसटी है कितने रुपए का, 120 का। क्योंकि आपने इसको कॉस्ट में मानने नहीं दिया, ऐड करने दिया नहीं, तो ये उसको इनपुट जीएसटी के नाम से दिखाता है। अच्छा, फिर कस्टमर को बेचेगा सी को, तो वापस जीएसटी लगाएगा, कितना परसेंट, 10%। तो 140 रुपए का जीएसटी। सर रेट में चेंज नहीं आएगा क्या, ए ने बी को बेचा, फिर बी सी को बेच रहा है, तो जीएसटी की रेट में चेंज नहीं आता क्या। हाँ, तो हम बोल रहे थे वन नेशन वन टैक्स। कहीं भी बेचो, किसी को भी बेचो, टैक्स रेट तो सेम ही रहेगी उस प्रोडक्ट के ऊपर। ये नहीं बोल रहे कि सारे प्रोडक्ट पे टैक्स रेट सेम होती है ना, पर कोई भी बेचेगा तो टैक्स रेट क्या होगी, सेम होगी। तो इस पे स्टूडेंट्स इनवॉइस वैल्यू कितनी बन गई, 1540। पर यहां पर हम बोलेंगे इसका आउटपुट जीएसटी आ गया, कितने का, बेचने से इसको जीएसटी मिला कितने का, 140 का। तो गवर्नमेंट को कितने जमा करा है, हाँ। तो क्या ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट को अगर 20 रुपए ही जमा करा रहा है, तो मतलब इसको इसका जीएसटी रीइंबर्स हो गया एक तरह से। जो इसने 120 रुपए दिए थे वो इसको वापस मिल गए, क्योंकि गवर्नमेंट को तो 20 रुपए ही और जमा कराना पड़ा। तो इसी को बोलते हैं आईटीसी। ये जो रीइंबर्स हो गया ना, इसी को क्या बोलते हैं, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया। जो आपने टैक्स पे करा था वो आउटपुट से सेट ऑफ हो गया, और इसलिए अब आपको कम जमा कराना पड़ रहा है, उसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल। क्लियर है। एक बार और देख लेते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। बताओ ए सी अपनी कॉस्ट कितनी मानेगा, सी अपनी कॉस्ट 1400 मानेगा, है ना, 1540 नहीं मानता है, 1400 ही मानेगा। और इसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर देगा वापस, और मान लीजिए 200 का ही प्रॉफिट ऐड कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 1600 रुपए हो गई। और 1600 में फिर जीएसटी लगा दिया 10% का, तो कितना आएगा, 160। और 160 है तो फिर बताओ इनवॉइस वैल्यू कितनी हुई, 1760। अच्छा, इसका इनपुट जीएसटी कितना था, इनपुट जीएसटी कितना था, 140, और इसका आउटपुट जीएसटी कितना है, 160। तो अगेन गवर्नमेंट को कितने जमा कराएगा, 30 रुपए। तो इसको भी आईटीसी मिल गया। अच्छा, गवर्नमेंट के पास कितना गया, 120, 20 और 20। तो ये जो फाइनल टैक्स लगा है ना, ये इसके इक्वली आएगा। अच्छा, फाइनली डी अपनी कॉस्ट कितनी मानेगा, डी कंज्यूमर है, और वो अनरजिस्टर्ड है, वो थोड़ी ना रजिस्टर्ड है, तो अब इसको थोड़ी ना कोई आईटीसी मिलने वाला है, तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, बस यही तो लिखा मैंने ऊपर। अनरजिस्टर्ड है तो एक तरह से फाइनल कंज्यूमर है वो हमारे लिए, और फाइनल कंज्यूमर है तो वो ऐड करता है। पर अगर रजिस्टर्ड डीलर है तो फिर उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, मतलब मिल जाएगा सॉरी, और इसलिए फिर वो जीएसटी ऐड नहीं करता है। सबको क्लियर, पूरा प्रोविजन क्लियर है। कॉपी करना है क्या ये, कर लो। बाकी हाँ, मैं फिर बोलूंगा, ज्यादा और इलेबोरेट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए फिर आपको जीएसटी सब्जेक्ट का वेट करना पड़ेगा, वो टैक्स में पढ़ाते हैं। कॉस्टिंग में इतना समझ में आ जाए तो काफी है। हाँ, तो वही मतलब ये हम बोलेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा इसको, और इसलिए जीएसटी ऐड नहीं करना है, ऐड नहीं करेंगे।
स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है इस चैप्टर से, तो एमसीक्यू भी आ सकता है। तो इसलिए अपने को बस ये नहीं है कि बस हाँ कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हो गया तो आ गया। आपको इंडिविजुअली किसी पॉइंट पे भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सिर्फ यही आ सकता है कि जीएसटी ऐड करना है कि नहीं करना। तो आउटपुट इनपुट तो समझते हो ना, जो बेच रहे हैं तो आउटपुट जीएसटी, और जब खरीद रहे हैं तो इनपुट जीएसटी है ना। लिख लिया सबने? चलिए तो अब 7th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स you are required to prepare a monthly cost sheet of Aditya Industries। ओपनिंग इन्वेंट्री दे दिया, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोसेस का, फिनिश गुड्स का। अच्छा ये भी बता दिया है कि ओपनिंग फिनिश गुड्स 10,000 यूनिट थे। क्लोजिंग इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल का 14 लाख, वर्क इन प्रोग्रेस का 16,04,000, और फिनिश गुड्स का क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मतलब बोल रहे हैं कि खुद ढूंढो। रॉ मटेरियल परचेज्ड बोल रहे हैं 1,44,00,000 का मटेरियल खरीदा हमने, और उस पे जीएसटी पे करा। रॉ मटेरियल पे जीएसटी पे करा हमने, और ब्रैकेट में लिख दिया आईटीसी अवेलेबल है। तो आईटीसी अवेलेबल है और हमने जीएसटी पे करा है। ऊपर लिखा नहीं है कि रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है, तो हम मान लेंगे कि रजिस्टर्ड ही होगा, इसीलिए आईटीसी अवेलेबल लिखा हुआ है। तो ये ऐड नहीं होएगा, मतलब ये फालतू दिया हुआ है फिर एक तरह से कि इसको ऐड तो करना ही नहीं है। बाकी तो वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस, एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज। ये क्या होता है एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज? नहीं, वैसे होता क्या है यूटिलिटीज? मतलब मीनिंग पूछना चाह रहा हूं मैं, यूटिलिटीज वर्ड का क्या मतलब होता है? नहीं, यूटिलिटी रिफ्रेशमेंट थोड़ी होता है। नहीं नहीं, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, फ्यूल, ये सब क्या कहलाते हैं? यूटिलिटीज कहलाते हैं। जैसे अगर किसी ऑनलाइन ऐप पे करना चाहते हैं तो क्या लिखा आता है? यूटिलिटी बिल। ये हमारी यूटिलिटीज कहलाती है, मतलब नेसेसिटीज कहलाती है हमारी। तो ये आपका यूटिलिटीज का मतलब हो गया, जैसे वाटर के लिए पे कर रहे हैं, या फ्यूल के लिए पे कर रहे हैं, या गैस के लिए पे कर रहे हैं ना, तो ये सब अपने लिए यूटिलिटीज कहलाते हैं। फ्यूल, पावर बोल लो, फ्यूल तो हो गया, पावर बोल लो, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए पे कर रहे हैं, तो ये सब यूटिलिटीज कहलाते हैं। फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस नॉर्मल है, जनरल में आ जाएगा। और इसके अलावा ट्रैवलिंग अलाउंस पेड टू सेल्स ऑफिस स्टाफ, सेल्स ऑफिस वालों को भी हमने ट्रैवलिंग अलाउंस पे करा है। ठीक है, तो सेलिंग ओवरहेड का पार्ट है। नहीं, ये तो ऑफिस वालों को दिया है, सॉरी। और फिर सेलिंग एक्सपेंस अलग दिया हुआ है 6,46,000 का। अच्छा, मशीन चलाया हमने 21,600 घंटे के लिए। ठीक है, और मशीन की रेट है 8 रुपीज पर आवर। 1 घंटे चलाने का खर्चा 8 रुपए है, तो 21,600 घंटे चलाएंगे तो इंटू 8 रुपए कितना हो जाएगा? 172,800। अच्छा, याद है ओपनिंग कितना स्टॉक था अपने पास? 10,000। और वो बोल रहे हैं हमने प्रोड्यूस किया है 1,94,000, और उसमें से बचा लिया है, मतलब बेच दिया है 1,60,000।
तो क्लोजिंग कितना बचेगा, और डिजायर्ड प्रॉफिट है 15% ऑन सेल्स। ठीक है, करते हैं। तो यूनिट्स है, और यूनिट्स है तो फिर कॉस्ट पर यूनिट भी बनाते हैं फिर हम लोग। तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स और दूसरा कॉलम टोटल कॉस्ट, एंड थर्ड विल बी कॉस्ट पर यूनिट, थर्ड विल बी कॉस्ट पर यूनिट। तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टॉक कितने का है, 12 लाख। फिर ऐड करेंगे परचेजेस, तो परचेजेस कितना, 1,44,00,000, और जीएसटी ऐड कर दो। तो मना कर दिया हमने कि जीएसटी तो ऐड नहीं करेंगे, कि आईटीसी मिल जाएगा। तो माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक कितना, 14 लाख। तो नेट आ जाएगा कितना, 1,42,00,000। तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करिए, 1,94,000 से डिवाइड करिए, 1,94,000 से डिवाइड करिए, 7,220 मान लो। ठीक, एक ही बात है, 1920 में कोई दिक्कत नहीं है। 73.20 आ गया। अच्छा, फिर इसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस कितने का है, 36,64,000, 36,64,000 का डायरेक्ट वेजेस है। पर यूनिट 18.88 डिवाइड बाय 1,94,000। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दिख रहा है क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस दिख रहा है क्या कुछ, जैसे रॉयल्टी हो गया, या कोई ड्राइंग्स एंड डिज़ाइन चार्जेस हो गए, कोई मोल्ड हो गया, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या। अच्छा, मैं बता दूं, एक अवेयरनेस क्रिएट कर दूं, ये जो एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज गिवन है ना, इसको आप डायरेक्ट एक्सपेंस में भी ले सकते हो एज पर स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल समझते हो आप लोग, स्टडी मटेरियल किसको बोलते हैं अपन, आईसीआई वाला। तो आईसीआई का मॉड्यूल बोलता है कि आप एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज को डायरेक्ट एक्सपेंस में भी ले सकते हो, और इसको फैक्ट्री ओवरहेड में भी ले सकते हो। तो ठीक है, आप लोग सबको फैक्ट्री ओवरहेड लग रहा है, तो मैं वही लिख रहा हूं। पर आप याद रखिएगा कि कभी आईसीआई का सोल्यूशन देखते हो तो उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस में भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो फिलहाल हम सिंपल ही रख रहे हैं, हम उसे फैक्ट्री ओवरहेड में ही ले रहे हैं। बाकी आप डायरेक्ट एक्सपेंस में भी ले लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्राइम कॉस्ट कितना आएगा, 1,78,64,000 पर यूनिट 92.08। और फिर उसके बाद ऐड करते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो प्रोडक्शन ओवरहेड में एक तो एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज आ जाएगा। तो एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज, तो सर ऐसे दो दो ट्रीटमेंट क्यों चलते हैं इसमें। एक्चुअली क्या है, जब ओवरहेड नाम से चैप्टर पढ़ाएंगे ना आपको, है ना, एक हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है, ओवरहेड्स। वो ओवरहेड के ऊपर ही है।
वहां सिखाएंगे कि पावर फ्यूल ये सब ओवरहेड होते हैं, ठीक है। तो उस चैप्टर में तो वो सिखा रहे हैं कि ओवरहेड होते हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए बोलते हैं दोनों सही है, ठीक है। आप डायरेक्ट एक्सपेंस में लोगे तो भी ठीक है, और अगर आप ओवरहेड में लोगे तो भी ठीक है। कितना है? 1 लाख, इनर कॉलम में लिखेंगे 145,600, क्योंकि एक और खर्चा है, मशीन एक्सपेंसेस भी गिवन है, मशीन के खर्चे भी दिए हुए हैं। 21,600 घंटे इंटू 8 रुपीज पर आवर, कितना था? 172,800। तो इन दोनों को हमने फैक्ट्री ओवरहेड मान लिया, प्रोडक्शन ओवरहेड। मशीन का खर्चा तो इसी में ही आता है, ये तो मैंने हिंट दे ही दिया है कि रेंट ऑफ मशीन, इंश्योरेंस ऑफ मशीन, है ना, ये सब कुछ मशीन से रिलेटेड प्रोडक्शन ओवरहेड में ही आते हैं। पर हमने यूटिलिटीज को भी प्रोडक्शन ओवरहेड में ही लिया, पावर फ्यूल गैस ये सब लग रहा है, ये भी प्रोडक्शन ओवरहेड। कितना? 3,83,000, अच्छा 18, 3,18,400, 1.64। इससे आ जाता है स्टूडेंट्स ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। इससे हमारा आता है ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, दैट इज 1,85,00,000, 1,85,00,000, 81 लाख, 1,81,82,400 पर यूनिट, 93.72। प्लस करते हैं इसमें ओपनिंग WIP स्टॉक, WIP का फुल फॉर्म वर्क इन प्रोग्रेस। तो ओपनिंग WIP स्टॉक ऐड करते हैं, कितने का? 18 लाख, 18 लाख, और माइनस करते हैं क्लोजिंग WIP स्टॉक 16,04,000। तो 16,04,000 का क्लोजिंग माइनस कर दिया, इनकी क्वांटिटी गिवन नहीं है इसलिए पर यूनिट नहीं आ सकता इनका। तो इससे हमारा आ जाता है फैक्ट्री कॉस्ट, और क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं तो इसी को बोल देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 1,83,78,400 पर यूनिट, 93 नहीं 94.73। क्या रोल होता है इस 94.73 का? क्लोजिंग स्टॉक इसी रेट से निकलता है। तो प्लस करेंगे ओपनिंग, ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक। तो ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक की वैल्यू गिवन थी 9,60,000। ओपनिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू है 9,60,000, ये 10,000 यूनिट्स के लिए है। तो पर यूनिट कितना हो जाएगा? 96, और माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक। तो क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक कितना? वो हमको क्वांटिटी गिवन नहीं थी, हमने कैलकुलेट कर लिया था। 44,000 इंटू 94.73, इसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की रेट से ही मल्टीप्लाई करते हैं। 41,68,000, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत डिफर कर जाए। 4168 तो आ रहा है ना, 41,68,000, और पर यूनिट वही 94.73। तो इससे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 15170,280, 15170,280 पर यूनिट कितना? 94.8
1, यहाँ पे डिवाइड किससे करना है? 1,64,000 से डिवाइड होता है। अब 160 से ही डिवाइड होएगा, सोल्ड यूनिट से डिवाइड होएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल रहे हो ना, जो बेचा उसकी कॉस्ट। तो बेचा कितना? 1,60,000 ही तो बेचा, तो डिवाइड बाय 1,60,000 करेंगे तो 94.81 आ जाएगा। अरे आएगा क्या? और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करेंगे अब पहले एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। पहले ऐड करते हैं स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना आएगा? 2 है इसमें भी। एक ऑफिस ओवरहेड के नाम से दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंस के नाम से 26,52,000, और एक ट्रैवलिंग अलाउंस टू ऑफिस स्टाफ लिखा हुआ है, और वो कितने का है? 1,21,000। 2 आइटम दिए हुए ऑफिस के, तो दोनों को इनर कॉलम में लिख के फिर ऐड करके आउटर कॉलम में ले लेंगे। फिर इनको इनर में क्यों लेके ऐसे करते हैं? क्योंकि जिससे पर यूनिट एक का ही निकालना पड़े, वरना दोनों का निकालना पड़ेगा। तो 27,73,000 डिवाइड बाय 1,60,000, 17.33 17.33 आ रहा है क्या? 1.73 तो नहीं आएगा, 1,60,000 है ना, 27 लाख खर्चा है। 17.33 और ऐड करेंगे फिर सेलिंग एंड, ऐड करेंगे स्टूडेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो वो एक ही दे रखा है 6,46,000, वही डिवाइड बाय 1,60,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद सारे आइटम 160 से ही डिवाइड होंगे, ये तो फिक्स हो गया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से सारे आइटम क्वांटिटी सोल्ड से ही डिवाइड होते हैं, तो कितना आएगा? और ऐसे कोई लर्न करने वाली बात नहीं है भाई। आप बोल रहे हो सेलिंग एक्सपेंस, तो सेलिंग एक्सपेंस तो सिर्फ उन्हीं यूनिट्स पे एब्जॉर्ब होगा ना, मतलब उन्हीं यूनिट्स पे डिवाइड होगा जो आपने बेचे हैं। कितना आएगा? 4.04, 4.04 आ रहे क्या? 4.04, तो बस ऐड करिए तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,85,89,280, ये है पर यूनिट 116.18, और फिर लास्ट में स्टूडेंट्स ऐड करते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इस बार गिवन है 15%, और वो 15% किसका? सेल्स का, और सेल्स तो एक्चुअली निकालनी है, तो मैं 15% कैसे करूं? फिर कैसे खाया था? 100 मान लेते हैं भाई, सेल का परसेंट बोल रहे हो तो सेल तो है ही नहीं, तो सेल को कितना मान लो? 100, उसमें कमाना कितना है? 15, तो खर्च कितना कर सकते हो? 85 खर्च कर सकते हो, 85। तो ये जो कॉस्ट है इसको डिवाइड बाय 85 कर दो और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो सेल आ जाएगी। भूल गए क्या? हाँ भूल गए, यस सर। अरे मैं पूछ रहा हूँ भूल गए क्या? तो यस थोड़ी बोलोगे, नो बोलोगे ना। तो 185, 89, 280 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 100, 2 करोड़ 18 लाख, सॉरी वापस बोलो, 742। हाँ ठीक है, 741, 41 और 2 में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट बोलिए 33 लाख 30
32,80,461, 32,80,461, 20.5, 136.68। तो ये स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है ना, मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, है सीए मॉड्यूल का ही है। ठीक है, तो एग्जाम वाले भी करके देख रहे हैं और स्टडी मटेरियल वाले भी करके देख रहे हैं, तो हमसे सब हो रहे हैं, तो मतलब एग्जाम में भी मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा, अनटिल एंड अनलेस की वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन ही बनाते हैं। जनरल में तो हो जाएगा। शायद एक 11th भी पेंडिंग है बीच में ना, 11th पेंडिंग है अपना। हाँ 12 तो रामायण है, 12 तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, वो तो अब कल ही होएगा। 11th कर लेते हैं आज। स्टूडेंट्स आज मैं होमवर्क में ना आपको एक MCQ क्वेश्चन भेजूंगा इसका, है ना, मतलब ग्रुप पे भेज दूंगा मैं, तो वो कॉस्ट शीट का MCQ क्वेश्चन होगा, तो उसकी प्रैक्टिस करना घर पे, है ना, और फिर कल डिस्कस करेंगे, नहीं आएगा तो। ठीक है, तो MCQ में हमको ये नहीं चाहिए कि आप पूरी कॉस्ट शीट बना के आ रहे हो। MCQ में बस हमको ऑप्शन से मतलब है कि A है कि B है कि C है कि D है। ठीक है, 11th क्वेश्चन बोल रहा है, अ कंपनी हैज अ कैपेसिटी to produce 1 lakh units of a product every month। कंपनी की कैपेसिटी है हर महीने 1 लाख बनाने की। इसका क्या मतलब होता है? कैपेसिटी मैक्सिमम इतना बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बना सकते। इट्स वर्क्स कॉस्ट एट वेरिंग लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन इज एज अंडर। वर्क्स कॉस्ट ध्यान है ना, वर्क्स कॉस्ट मतलब ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, है ना, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, है ना। वर्क्स ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट बोल रहे हो तो वो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट ही है, सिर्फ वर्क्स कॉस्ट बोलते हो तो फैक्ट्री कॉस्ट। ये मैंने जब फॉर्मेट बनाया था ना तब बताया था कि जो आप ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट बोलते हो वो तो ये है, और जब आप सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हो तो उसको वर्क्स कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है ना, तो सिर्फ वर्क्स कॉस्ट लिखा हो तो वो फैक्ट्री कॉस्ट है, और ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट लिखा हो तो फिर आप जानते ही हो किसको बोलते हैं। तो वर्क्स कॉस्ट दिया हुआ है एट वेरिंग लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, बोल रहा है 10% पे 400 रुपए पर यूनिट कॉस्ट है। मतलब 10% किसका? कैपेसिटी का। मतलब अगर आप 10,000 बनाते हो तो कॉस्ट पर यूनिट 400 आएगी, और जैसे जैसे ज्यादा बनाते जाओगे कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, फिर फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस अमाउंट टू 1,50,000, तो कुछ बोला नहीं है तो जनरल वाले ही समझ लेंगे। एंड फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंस तो सेलिंग एक्सपेंस होता ही है, 2.5 लाख पर मंथ। द वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये भी सेलिंग एक्सपेंस में ही आता है, 30 रुपए पर यूनिट। तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है, फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? फिक्स तो जो चाहे आप कुछ भी बनाओ, चाहे आप 10% बनाओ चाहे 100% बनाओ, वो तो लगेगा ही लगेगा, पर वेरिएबल जो है वो यूनिट्स के प्रपोर्शन में चेंज होगा। इट कैन सेल 100% ऑफ इट्स आउटपुट, तो हम अपने आउटपुट का 100% बेच सकते हैं, पूरा 1 लाख भी बेच सकते हैं, पर 500 रुपए में बेचना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस बता दी, 500 रुपए में बेचना पड़ेगा। प्रोवाइडेड इट इनकर्स द फॉलोइंग फर्दर एक्सपेंडिचर, प्रोवाइडेड मतलब कंडीशनल है कि अगर ऐसा करोगे तो 500 रुपए में 1 लाख बिक जाएगा। क्या क्या करना पड़ेगा? गिफ्ट बांटने पड़ेंगे फ्री में, जो कस्टमर आए उसको साथ में क्या दो? एक फ्री गिफ्ट दो, 30 रुपए पर यूनिट ऑफ सेल। ठीक है ना। अच्छा, लकी ड्रॉ करवाना पड़ेगा हर महीने, कूपन देंगे, उसको लकी ड्रॉ बॉक्स में डलवाएंगे और उसमें से प्राइजेस निकालेंगे।
तो एवरी मंथ गिविंग द फर्स्ट प्राइज 50,000 रुपए, सेकेंड प्राइज 25,000 रुपए, थर्ड प्राइज 10,000 रुपए कैश प्राइज है, एंड 3 consolation प्राइज ऑफ 5,000 रुपए ईच टू कस्टमर्स बाइंग द प्रोडक्ट। तो बताओ कितना प्राइज हुआ टोटल, प्राइज मनी कितनी हुई टोटल? फर्स्ट प्राइज 50,000, सेकेंड प्राइज 25,000, थर्ड प्राइज 10,000, 3 कॉन्सोलेशन प्राइज है 5,000 के, 1,00,000 हो गया टोटल, है ना? टोटल 1,00,000 आ रहा है। अच्छा, फिक्स्ड हो गया, ये भी फिक्स्ड हो गया कि ये तो देना ही पड़ेगा। और इट स्पेंड 1,00,000 ऑन रिफ्रेशमेंट। अच्छा, स्नैक्स भी देंगे, जब तक वो खरीद रहे होंगे हमसे गुड्स तब तक उनको स्नैक्स भी खिलाया जाएगा, ठीक है, एवरी मंथ टू इट्स कस्टमर्स। इट्स स्पॉन्सर्स, ऐड भी देंगे टीवी में, है ना? टीवी में एवरी वीक ऐड आएगा, 20 लाख रुपए महीने का टीवी का ऐड भी रहेगा। तो ये सब कौन से खर्चे हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या सेलिंग ओवरहेड? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। अच्छा, इट कैन मार्केट, मार्केट मतलब वही सेल 30%, ऊपर तो बोल रहा है 100%, यहां बोल रहा है 30%, बट 550 रुपए में बेचोगे फिर, विदाउट इनकरिंग एनी ऑफ द एक्सपेंसेस रेफर्ड इन ए टू डी अबव। ऊपर जो हमने बोले ये सब छोड़ देना फिर, ठीक है ना? अगर 30% बेचना है तो ये सब खर्चे करने की जरूरत नहीं है, पर अगर 100% बेचना है तो ये सब खर्चे करने। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द मंथ शोइंग टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट एट 30% एंड 100% कैपेसिटी लेवल। तो ऐसा मैंने आपको अभी एग्जाम वाला क्वेश्चन भी तो कराया था ना, उसमें 2 प्रोडक्ट के हमने करे थे, यहाँ पर 2 लेवल हो गया, 30% और 100%, ठीक है। तो कॉस्ट शीट में अब की बार कॉलम ज्यादा बनाएंगे, पर्टिकुलर्स और 30% कैपेसिटी एंड 100% कैपेसिटी, और फिर इंटरनली 2-2 कॉलम बना देंगे, इंटरनली 2-2 कॉलम बना देंगे। तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स हो गया, 30% पे टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट, फिर 100% पे टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट। इस बार अच्छी बात यह है कि स्टार्टिंग ही फैक्ट्री कॉस्ट से हो रहा है, वर्क्स कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट को ही बोलते हैं। तो फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट एक ही चीज होती है। तो बताओ, अगर 30% बनाएंगे तो पर यूनिट कितना होगा? 380, और 100% बनाएंगे तो 310। करो 30,000 इंटू 380, 1,14,00,000, और इसमें 1,00,000 इंटू 310, 3,10,00,000। और फिर एक्चुअली यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बन गया, क्योंकि बीच में और कुछ नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं है इसमें। तो सीधे ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितने का बोला? 1,50,000 फिक्स्ड है क्या? तो मतलब चाहे 30% बनाओ चाहे 100% बनाओ, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा। याद है ना, फिक्स कॉस्ट पढ़ाया था, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, पढ़ाया था मैंने ये।
तो 1,50,000 और 1,50,000 सेम रहेगा, पर यूनिट यहाँ पे 5 रुपये आएगा, यहाँ पे 1.5 रुपये ही आएगा। और फिर उसके बाद बहुत सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का ही तो क्वेश्चन नहीं है, बस यही, खाली यही। कौन सा वाला? तो मार्केटिंग भी तो सेलिंग में ही आता है। तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस, तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस 2.5 लाख पर मंथ फिक्स्ड है, तो दोनों में 2.5 लाख आ जाएगा, पर यूनिट अलग आता है 8.33 और यहाँ पे 2.5। मार्केटिंग एक्सपेंस 2.5 लाख है, डिवाइड करो 30,000 से 8.33 और यहाँ डिवाइड करो 1 लाख से, तो 2.5 रुपये। अच्छा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 30 रुपये पर यूनिट, तो ये वेरिएबल हो गया। तो 30,000 यूनिट बेचोगे तो 30,000 इंटू 30 9 लाख होएगा, और अगर 1 लाख बेचोगे तो 30 लाख होएगा। 1 लाख इंटू 30 तो इज 30 लाख। कोई डाउट है? फिर उसके बाद स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे प्रमोशनल कॉस्ट है। तो जैसे गिफ्ट आइटम्स देंगे, तो गिफ्ट आइटम्स देंगे 30 रुपये पर यूनिट, तो 30% पे तो देना नहीं है ये तो सिर्फ आपको 100% वाले में ही देना है। यही तो स्पेशल पॉइंट था कि 30% बेचने के लिए ये सब नहीं देना पड़ेगा। और इसके अलावा लकी ड्रॉ प्राइजेस, तो लकी ड्रॉ में प्राइजेस कितने के देंगे? 1 लाख के, ये इसमें तो निल है, और इसमें 1 लाख पर यूनिट 1 रुपया हो गया। और इसके अलावा हमको देना है रिफ्रेशमेंट्स, रिफ्रेशमेंट्स देने कितने के? 1 लाख के, पर यूनिट 1 रुपया। और टीवी प्रोग्राम, टीवी में ऐड देना है कितने का? 20 लाख का, तो पर यूनिट 20 रुपये। बस हो गया खत्म। कॉस्ट ऑफ सेल्स, चैलेंज यही तो है बस कॉस्ट शीट में कि किस हेड में डालना है। इस कॉस्ट शीट का मेन पर्पस यही है कि आपको फंक्शन वाइज पता हो कि कौन सा खर्चा किस जगह पे लिखना है, यही इसका चैलेंज है बस। तो कॉस्ट ऑफ सेल कितना? 11 लाख कैसे आएगा? 1 करोड़ चल रहा है। कौन सा वाला? सेकेंड वाला 100% वाला ना। 3,96,00,000 पर यूनिट 396। और इधर 1,27,00,000 पर यूनिट डिवाइड बाय 30,000 करो, 423.33। और ऐड करेंगे प्रॉफिट, पर इस बार सेल्स पता है पहले कितने में बेचेंगे? 30% 550 में, और 100% कितने में बेचेंगे? 500 में। 1,65,00,000, तो प्रॉफिट आ जाएगा 38 लाख। और इधर 5 करोड़, तो 1,04,00,000 पर यूनिट 104। $126.67। क्या हुआ? क्या हुआ मुझे बोलो। 1 लाख चल रहा है ना यहाँ पे यूनिट।
ठीक है, तो आज इजी इजी से ही थे क्वेश्चंस। तो आज होमवर्क में बता दिया मैं क्या दूंगा, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन दूंगा आपको, वो आप लोग घर पे ट्राई करना। और कल हम लोग 12th क्वेश्चन करेंगे, जो कि एक लेंदी क्वेश्चन है। कल तो पूरा क्लास 12th क्वेश्चन में ही निकल जाएगा, इतना लंबा है।